जादुई बैटरी ब्रिज कंस्ट्रक्शन। गांव के बाहर एक बैटरी बनाने वाली कंपनी थी। वो कंपनी खराब और पुराने बैटरीज को नदी में फेंका करती थी। उसी कंपनी में संतोष और मनोज कंपनी के बैटरी शहर में सप्लाई करने का काम किया करते थे। एक बार संतोष मनोज से कहता है, अरे मनोज, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मालिक को ट्रक का किराया बढ़ाने को कहा तो वो भी मना कर रहे हैं। हाँ रे, काश नदी पर पुल होता तो हमें घूमते हुए शहर जाना ना पड़ता। सीधा नदी से होते हुए शहर, जिसमें डीजल की भी बचत होती और हमारी तकलीफें भी कम होती। वैसे पुल के निर्माण की बात कब से चल रही है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना। चलो हम सब सरकारी ऑफिस में जाकर पुल निर्माण के बारे में पूछते हैं। संतोष, मनोज और गांव के कुछ लोग मिलकर सरकारी ऑफिस में जाते हैं और कलेक्टर से पुल निर्माण के बारे में पूछते हैं। तब कलेक्टर उन सब से कहता है, गाँव वालों, आप चिंता ना करो, बस ऊपर से अनुमति मिली तो अगले महीने ही काम शुरू हो जाएगा। कलेक्टर गांव वालों को ये बहाना बताकर वापस भेज देता है। गांव वालों के जाते ही कलेक्टर गांव के जमींदार को फोन करके सारी बात बताता है। तब जमींदार कहता है, जैसे अभी बहाना बनाया है वैसे आगे भी बनाते ही रहना। मैंने तुम्हें इसी बात के तो पैसे दिए हैं। मेरा नुकसान हो ऐसा कोई काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी बदली किसी जंगल में करा दूंगा। मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, समझे ना। जमींदार अपने फायदे के लिए नदी पर पुल नहीं बांधने दे रहा था। दरअसल जमींदार की बसेस चलती थी गांव से शहर और शहर से गांव। जमींदार लोगों से ज्यादा किराया लेता था, जिसमें उसका फायदा ही फायदा था। एक महीना पूरा हो जाता है, पर नदी पर पुल निर्माण की बात आगे बढ़ नहीं रही थी। सरकारी ऑफिस जाए तो हमेशा कलेक्टर कोई ना कोई बहाना कर देता था। गांव वाले बड़े परेशान हो गए थे। उस समय संतोष मनोज से कहता है, अरे सुन मनोज, लगता नहीं कि सरकार नदी पर पुल बांधेंगे, तो क्यों ना हम ही नदी पर पुल बांधे। चलो कुछ ना कुछ करके पुल का निर्माण हम ही कर लेते हैं। संतोष और मनोज दोनों भी नदी की तरफ जाते हैं। नदी के चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। नदी के पानी से गंदगी की वजह से बदबू भी आना शुरू हो गई थी। तब संतोष कहता है, अरे यार, पानी कितना प्रदूषित है और हम सब यही पानी रोज पीते हैं। इसकी वजह से गांव में आए दिन कोई ना कोई बीमार गिरते ही रहता है। सबसे पहले तो हमें नदी को साफ सुथरा करना होगा। वो दोनों मिलकर नदी के बाहर का कचरा साफ करने लगते हैं। नदी के अंदर भी बहुत सारा कचरा जमा हुआ था। वो दोनों मिलकर वो सारा कचरा साफ करते हैं। नदी के पानी में बैटरियां पड़ी हुई थी। वो दोनों मेहनत करके सारी बैटरियां बाहर निकाल देते हैं। अब नदी का इलाका और नदी का पानी साफ सुथरा बन गया था। तभी एक जल देवी प्रकट होती है और उन दोनों से कहती है, बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे वजह से मेरा जल पवित्र हो गया, साफ हो गया। मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। जल देवी को प्रणाम करते हुए संतोष कहता है, माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इस नदी पर एक पुल बांध कर दो। संतोष के ऐसे कहते ही जल देवी नदी पर एक सोने का पुल प्रकट करती है। पर तब संतोष कहता है, ये क्या माँ, ये तो सोने का पुल है। नहीं माँ, नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। इससे तो लोगों में लालच पैदा होगा और वो सोने को तोड़ तोड़ कर घर ले जाएंगे और फिर से नदी का पुल टूट जाएगा। समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। आप एक काम करो, पुल आप इस पुरानी बैटरी से ही बनाओ, ताकि ये कचरा भी साफ हो जाए और पुल भी बना रहे। ये सुनकर देवी भी बहुत खुश होकर उन पुरानी बैटरियों का पुल नदी पर बना देती है। इस तरह से पुरानी बैटरियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जाता है। नदी पर बैटरी का पुल बन गया था। ये बात गांव में फैल जाती है। अब गांव वालों को शहर जाना आना बहुत ही आसान हो गया था, पर इस वजह से जमींदार का नुकसान हो गया था। जमींदार कहता है, संतोष और मनोज की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मेरा नुकसान तो मैं अब उनसे ही वसूल करके रहूंगा। मैं उन दोनों को पुल के साथ ही उड़ा दूंगा। जमींदार अपने आदमियों से कहकर
बैटरी का पुल उड़ाने के लिए बॉम्ब फिट करने के लिए कहता है। जब संतोष और मनोज अपने ट्रक से बैटरियां लेकर शहर जा रहे थे, तब जमींदार वही नदी के पास रिमोट लेकर आता है ताकि रिमोट से वो ब्लास्ट कर सके, और उस ब्लास्ट में संतोष, मनोज और उसी के साथ साथ बैटरी का पुल भी टूट जाए। जमींदार रिमोट में लगा रेड बटन दबा देता है, पर तब कोई धमाका नहीं होता, बल्कि उसी की बसेस धमाके से उड़ जाती है। जमींदार को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन सा जादू है। जमींदार उन दोनों का नुकसान करने गया था, पर नुकसान जमींदार का ही होता है। इसे कहते हैं कि जिसके लिए गड्ढा खोदा वही उसमें गिर गया। डीजल ट्रेन रिस्टोरेशन एक बहुत ही पिछड़ा गांव था, जो कि हर सुविधा से कोसों दूर था, जहां पर आने जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था। उस गांव तक ना कोई बस जाती थी और ना ही कोई ट्रेन। गांव का सरपंच गांव में रोड बने इसके लिए कोशिश भी कर रहा था, पर हर बार गांव के रोड के लिए मंजूरी ही नहीं मिलती थी, जिस वजह से गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। एक बार गांव का सुधाकर नाम का आदमी सरपंच से कहता है, सरपंच जी, क्या इस बार मिली कि नहीं मंजूरी गांव के रोड की, या फिर हमें वैसे ही जिंदगी बितानी होगी? अरे सुधाकर, रोड की मंजूरी तो नहीं मिली, पता नहीं कितने दिन ऐसे ही जीना पड़े, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन कोई ना कोई गांव में आएगा जो हमारे गांव की तरक्की करके ही रहेगा। गांव वालों ने अब तो आस ही छोड़ दी थी कि गांव की कभी तरक्की भी होगी या कभी रोड भी बनेगा। ऐसे में एक दिन शहर से रोशन नाम का एक लड़का गांव में अपने दोस्त सूरज से मिलने आता है। उस गांव में आने के लिए उसे बड़ी ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। रोशन पैदल चलते हुए उस गांव में आता है और गांव आने के बाद सूरज से वो कहता है, अरे सूरज, अभी देश की इतनी तरक्की हो चुकी है, गांव गांव में बस सेवा, ट्रेन सेवा पहुंच गई है, पर तुम्हारे गांव में अभी भी कोई भी आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। अरे क्या करे रोशन, हमारे गांव के सरपंच रोड की मंजूरी के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंजूरी फिर भी नहीं मिलती। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे सूरज, सरकार पर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम ही कुछ गांव के लिए कर लेते हैं। पर रोशन, आखिर हम क्या कर सकते हैं? अब ये सब छोड़, हाथ मुंह धो और फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें मैं अपना गांव दिखाता हूँ। रोशन फ्रेश होकर सूरज के साथ गांव घूमने जाता है। गांव घूमते घूमते रोशन को एक पुरानी रेलवे ट्रैक दिखाई देती है। तब रोशन कहता है, अरे सूरज, देखो तो यहाँ एक पुरानी रेलवे ट्रैक है। हाँ रोशन, मुझे पता है। कहते हैं कि ब्रिटिशों के जमाने में यहाँ से ट्रेन चलती थी, पर उन लोगों के जाने के बाद यहाँ से ट्रेन जाना बंद हो गया है। अब ये ट्रैक किसी काम की नहीं है, सालों से ऐसी ही पड़ी रहने की वजह से ये जमीन के नीचे धंस गई है। अरे इसका मतलब है कि अभी भी यहाँ से ट्रेन जा सकती है, बस हमें इस ट्रैक को ऊपर लाना होगा और रिपेयर करना होगा। चलो आज से ही हम इस ट्रैक को ढूंढते हैं, हो सकता है हमें और भी कुछ मिल जाए। ऐसा कहकर रोशन और सूरज उस ट्रैक से चलते चलते जा रहे थे कि तभी गांव के बाहर उस ट्रैक पर एक पुरानी डीजल ट्रेन पड़ी रहती है। बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी रहने की वजह से उस डीजल ट्रेन में पेड़ लग चुके थे और बारिश की वजह से जंग भी चढ़ चुका था। उस पुरानी डीजल ट्रेन को देखकर रोशन कहता है, अरे सूरज, क्यों ना हम ही इस डीजल ट्रेन को रिस्टोरेशन करें और इस उखड़ी हुई रेलवे ट्रैक को भी ठीक करें। हम ही गांव के लिए ट्रेन सेवा शुरू करें। हाँ रोशन, तुम ठीक कह रहे हो। मैं एक मैकेनिक इंजीनियर हूँ, मैं इस डीजल ट्रेन को ठीक कर सकता हूँ। और मैं एक लोको पायलट हूँ, मैं ट्रेन को चलाकर लोगों को गांव गांव ले जा सकता हूँ। हमारी खुद की ट्रेन, और वो भी कम दामों में। ये बढ़िया आइडिया है सूरज, चलो आज से ही इस काम में लग जाते हैं। हाँ रोशन, हम अपनी ट्रेन का दाम बस 2 रुपए रखेंगे, इससे लोगों को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारी कमाई भी होगी। ऐसा कहकर रोशन और सूरज दिन रात मेहनत करके पुरानी डीजल ट्रेन का रिस्टोरेशन करते हैं। उस ट्रेन को वो अच्छे से पेंट करवा कर उसे और भी ट्रेन के डिब्बे जोड़ते हैं और दोनों की डीजल ट्रेन तैयार हो जाती है। उसी के साथ रोशन और सूरज दोनों मिलकर उखड़ी हुई रेलवे ट्रैक को भी ठीक करने लगते हैं। उन दोनों की मेहनत देखकर गांव वाले भी उनकी ट्रैक ठीक करने में मदद करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सारा काम हो जाता है और आखिर में उस गांव में ट्रेन का उद्घाटन वो रखते हैं। तब गांव का सरपंच आकर वहां कहता है,
तुम दोनों बेटा इस गांव के लिए मसीहा बनकर आए हो। अब इस गांव की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे गांव वालों को पैदल सफर करने की भी कोई जरूरत नहीं। सरपंच और गांव वाले उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं और उस दिन के बाद से डीजल ट्रेन से ही कम दाम में सफर करने लगते हैं। डीजल ट्रेन की सेवा की वजह से अब हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भी भेजने लगता है। गांव वालों की अब हर समस्या रोशन और सूरज की डीजल ट्रेन की वजह से दूर चली जाती है।